हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है या हम कह सकते हैं दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का यदि पहला लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे पहला लेक्चर आपको मिलेगा तो वहां से स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और अपने आसानी तरीके से जो टॉपिक है उसको समझते हैं। फिलहाल पहले जो लेक्चर था उसमें हम प्रकाश के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमें जानना है कि परावर्तन पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारे हेडिंग आता है जो है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं जी? तो परिभाषा हमने लिखा है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि अगर मैं फिगर से आपको अच्छे से समझाऊं तो जैसे ये कोई सतह है, ये हमारे पास कोई सतह है। अब इसके पीछे क्या किया गया है? लेप लगाया गया है। इसके पिछली सतह पर क्या किया गया है? लेप लगाया गया है। लेप मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे पॉलिश किया गया है। जैसे आपके घर में जो मिरर होगा ना, दर्पण जिसमें आप अपने चेहरा देखते हैं, हालांकि वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है ना, बट फिर भी जो मिरर है उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का लेप लगा हुआ होगा उस शीशे मतलब उस कांच में, ठीक है। तो वही लेप है ये भी जी, ठीक है ना। तो एक कांच है जिसके पिछली साइड पे हमने क्या कर दिया है? लेप लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे ही लेप लगाकर इस पर हम क्या करते हैं? इस पर प्रकाश किरणों को, जैसे ये प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश किरणें आती हैं तो ये इस सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर हमने मान लिया ये हमारे पास, देखिए ये हमारा एक माध्यम है जो है वायु माध्यम में रखा गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, ठीक है ना, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, प्रकाश किरणें आई इस तरीके से और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई हैं, ठीक है ना। तो यह घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये क्या है? मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, ये है परावर्तक सतह, ठीक है। ये हमारी, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। अभी हम परिभाषा आपको याद कराएंगे, परेशान ना हो, अभी भी हमने याद नहीं कराया है। ये आपतित किरण है और ये टकराने के पश्चात परावर्तित हुआ है तो इसलिए इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक मध्य में एक क्या होता है? एक हम अभिलंब खींचते हैं जो है ये क्या है? ये है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखेंगे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कैपिटल मतलब स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर ये आई क्या है? तो आई है आपतन कोण, आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब देखिए परिभाषा कैसे याद होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए ये प्रकाश किरणें ही तो हैं और ये भी प्रकाश किरणें हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से या किसी परावर्तक सतह कहें या सतह भी कह सकते हैं, परिभाषा हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं बट समझे हुए होंगे तो हम यही कह रहे हैं जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगे। यहाँ पे इतनी बात समझ गए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो है आपतन कोण जो है आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो परावर्तन कोण कहते हैं जो है आर। ठीक है, तो इतनी बात आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखने के बाद ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये फिगर आपको बना लेना है। यहाँ पे दो छोटी छोटी पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मोस्टली ये पॉइंट्स पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, जो है हमारे पास आपतन कोण जो है आई, ये क्या होता है। और दूसरा पूछ लिया जाता है परावर्तन कोण। अगर मैं आपसे पूछूं परावर्तन कोण किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। अगर पूछ दो कि ये आपतन कोण है, इसका परिभाषा कीजिए या परिभाषित कीजिए, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि आप क्या कहेंगे कि आपतित, ये वाली क्या किरण है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बताइए, परिभाषा आप लिख देंगे ना? बिल्कुल लिख देंगे। अब अगला आता है परावर्तन कोण। अगर कोई पूछ दे तो आप कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी परिभाषा आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन सा है? एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? तो एक है प्रथम नियम, एक है हमारे पास द्वितीय नियम। अब आता है प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बट ये दोनों चीजें जो हमने लिखा है ना, इसको हम याद कराएंगे। अब पीछे हम आते हैं, यहीं से हम आपको याद कराते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको, ये दोनों आप परिभाषा लिख लेंगे साइड में, या आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि परिभाषा हम इसका कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अब आता है कि देखिए परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी? दो नियम होते हैं। एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम। ठीक है ना। तो अब हम पहले प्रथम नियम पर डिस्कस करते हैं कि प्रथम नियम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझेंगे, ये हमारी कौन सी किरण है? ये है आपतित किरण। ये जो जा रही है ये है परावर्तित किरण, ये बीच में क्या है? अभिलंब है। ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर देखेंगे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही है कि नहीं? यहाँ पर एक ही बिंदु पर ये मिल रही है कि नहीं? तो यही हमारा प्रथम नियम है। क्या है प्रथम नियम? समझिएगा, परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, तल या बिंदु पर होते हैं। बताइए प्रथम नियम आपको याद हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से समझेंगे सब याद होगा। हम यही कह रहे हैं कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सही बात है, एक ही तल पे या एक ही बिंदु पर है। तो यही हमने लिखा है, परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, ध्यान से समझेंगे, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों किसमें? एक ही बिंदु पर होते हैं। सही बात है। चलिए जी, अब आते हैं दूसरा यहाँ पे ये हमें बताया जाता है। दूसरा द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम में हमें ये बताया गया कि आपतन कोण आई, आपतन कोण जो आई होता है वो परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जो आई है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यही है द्वितीय नियम कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है ना।
तो मैं आशा करता हूँ आप इतना लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेंगे, जहां पर ये भी आप लिख लेंगे कि ये क्या है, आपतन कोण है, ये क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन जाना, परावर्तन के नियम भी हमने जान लिए। अब हम जानेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है, कितने, तो परावर्तन को 2 टाइप्स में, 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अब जाहिर सी बात आती है, नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है और अनियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो देखिए नियमित परावर्तन का सिंपल सा मतलब यही है ना कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने व समतल पृष्ठ से परावर्तित होता है तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें बिखर जाती हैं, तो उस परावर्तन को हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहते हैं। बट बोलने से आपको याद नहीं होगा, हम इसको फिगर से समझाएंगे तब याद होगा आपको। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, याद तो आपको फिगर से ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी, मान लेते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल व चिकने पृष्ठ से होता है, ये एक समतल पृष्ठ है और चिकने पृष्ठ से होता है, मतलब खुरदना ना हो, बिल्कुल चिकना पृष्ठ हो। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व खुरदरे पृष्ठ से होता है तो क्या होता है, प्रकाश किरणें आती हैं, इस तरीके से टकराएंगी, टकराने के पश्चात पुनः ये वापस इस तरीके से लौट जाएंगी। फिर से ये प्रकाश किरणें दूसरी आई, ये भी टकराने के पश्चात ऐसे निकल जाएगी। फिर से तीसरी प्रकाश किरणें ऐसे ही आती हैं, टकराने के पश्चात ये सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। फिर से ये प्रकाश किरणें चौथी आई और ये भी टकराने के पश्चात इस तरीके से निकल गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए एक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर ये परावर्तित हुआ है कि नहीं, सभी एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश आ रही है, टकराने के पश्चात परावर्तित हो जा रही है, तो यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल पृष्ठ से होता है, ये कौन सा पृष्ठ है, ये याद रखेंगे, चिकना व समतल पृष्ठ है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें क्या होता है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये आप फिगर बना लीजिएगा। अनियमित परावर्तन का मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, इस तरीके से खुरदरे पृष्ठ से होता है, और ये भी पीछे लेप इस तरीके से लगाया गया है इसके। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, जैसे ये हमारे पास खुरदरा पृष्ठ है, ठीक है ना,
तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें इस तरीके से आती हैं, प्रकाश किरणें इस तरीके से आती हैं और टकराने के पश्चात कोई इधर चली जाती हैं, कोई प्रकाश किरणें ऐसे आई, टकराने के पश्चात कोई इधर निकल गया, कोई प्रकाश किरणें ऐसे आया और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गया, कोई प्रकाश किरणें ऐसे आया, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गया। तो ये क्या होता है, ये बिखर जा रही हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन, ये कौन सा पृष्ठ है, ये खुरदरा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें चारों ओर बिखर जाती हैं, तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। वही बात यहाँ पे सभी लिखा गया है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हों वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसी घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका नियमित और अनियमित परावर्तन है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर बनाना आवश्यक है जी। ठीक है, अब हमारा अगला आता है टॉपिक जो है प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं जी। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है प्रतिबिंब। ठीक है ना, इमेज। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं जी, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब सिंपल सा अगर हम कहें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वह उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना कि प्रतिबिंब, यहाँ पे 2-3 कंडीशन है, पहले अच्छे से आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, प्रतिबिंब कब बनेगा? प्रतिबिंब तभी बनता है, प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए, कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। दूसरी बात, ये दोनों मतलब प्रकाश किरणों का और ये जो प्रकाश किरणें हैं ना, इनका मिलना मतलब काटना। मिलना मतलब क्या? जब दो प्रकाश किरणें कम से कम है तो वो दोनों एक दूसरे को मिलनी चाहिए या काटनी चाहिए, और जिस बिंदु पर वो काटेंगी या मिलेंगे ना, वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको, ध्यान से आप समझेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज डैट यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। एक हमने यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिया है। फिलहाल मैं जानता हूँ कि अभी हमने आपको दर्पण नहीं पढ़ाया है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी मैं समझाने के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। यह हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे होता यह है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जाती हैं, ठीक है ना, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, इस तरीके से मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। वो हम आगे रूल में भी जानेंगे, बट ऐसा समझिए कि जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, समांतर जाती हैं मुख्य अक्ष के, तो इस तरीके से आ जाती हैं। फिर से यहाँ पे फिर से दूसरा प्रकाश किरण इसी तरीके से गया और परावर्तन के पश्चात ये पुनः इस तरीके से वापस लौट गया, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रकाश किरणें जा रही हैं और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल गई। फिर से ये दूसरा प्रकाश किरणें गया और ये भी परावर्तन के पश्चात दोनों इधर निकल गया। तो ये देखेंगे, ये पहली है और ये दूसरा किरण है, ये दोनों इस बिंदु पर काट रही हैं। तो ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यही बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा।
तो हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि देखिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। और यहाँ पे वास्तव में ये एक दूसरे को काटी हैं वास्तव में। तो हम यही कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे कौन सी घटना हुई है, परावर्तन की घटना हुई है। क्यों जी, परावर्तन की घटना हुई है कि नहीं, पीछे लेप लगाया गया है, परावर्तन की घटना हुई ना। ये कांची का तो हो गया दर्पण ना, तो ये गया टकराने के पश्चात इधर आ गया, मतलब उसी माध्यम में लौट गया, तो ये परावर्तन की घटना है। तो हम यही कह रहे हैं प्रतिबिंब परावर्तन में भी बनता है, अपवर्तन में भी बनता है। अब ये बात है कि अपवर्तन अभी आपने नहीं पढ़ा, दर्पण नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप समझेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने यही परिभाषा हम कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि जब दो या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ रहे हैं, या तो वास्तव में मिलेंगी या आभासी में मिलेंगी, तो वो दोनों ही, वो जिस बिंदु पर मिलती हैं वास्तव में या आभासी में, वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाएगा। तो परिभाषा आप कह देंगे ना कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। आशा करता हूं बोल देंगे। तो वही लिखा गया है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे परिभाषा। ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ये भी आप समझ जाइए। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासीय प्रतिबिंब। ये भी आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें, ये जो इस बिंदु पर मिल रही हैं, ये वास्तव में मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं जी, वास्तव में मिल रही हैं। तो हम यही कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वह बिंदु ही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वही बात लिखा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इतना लिखने के बाद ये आप चाहें तो एग्जाम्पल में फिगर बना सकते हैं। दूसरा हमारा आता है आभासीय प्रतिबिंब। तो आभासीय प्रतिबिंब में देखिए, यहाँ से लेकर सभी में, इन सभी में कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक परावर्तन के पश्चात यहाँ तक, ये सेम लाइन सभी में है, ठीक है ना, चाहे इसमें भी, चाहे इसमें भी, चाहे इसमें भी। तो अब हम इसके लिए जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब आभासी में मिल रहे हैं, तो वह बिंदु ही आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है जी, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश के लिए पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जाती हैं। द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, इस तरीके से टकराने के पश्चात निकल जाती हैं, क्योंकि इधर लेप किया गया है। और जब लेप किया गया होगा तो जाहिर सी बात है टकराने के पश्चात इधर निकल जाएंगे। तो अब देखिए, ये वाली किरण इधर जा रही हैं, ये वाली किरण इधर जा रही हैं, ये दोनों इस तरीके से निकल रही हैं, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगी जी, मिलेंगी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। एक की दिशा है इधर, एक की दिशा है इधर, तो कभी नहीं मिलेंगी। तो अब क्या है, जब वास्तव में तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, मतलब नहीं मिलेंगी। तो अब इसको मिलने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम पहले प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और द्वितीय प्रकाश किरणों को भी पीछे बढ़ाते हैं,
तो हम देखेंगे कि इस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आभासीय में ये दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं, तो वही बिंदु ही ना आभासीय प्रतिबिंब कहलाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जब दो, ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। वही बात हमने यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा हुआ है। तो इतना लिखने के बाद ये वाला जो पहला वास्तविक प्रतिबिंब है उसका ये फिगर बनाइएगा, आभासीय प्रतिबिंब में ये वाला फिगर बना लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उस पर डिस्कस करने का प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। फिलहाल देखिए छोटी छोटी लेक्चर है, हम ऐसे ही 4-5 टॉपिक एक वीडियो में कराते हुए, बताते हुए, सिखाते हुए चलेंगे। मैं चाहता इतना ही हूँ कि आपको इतना जितना हम करा रहे हैं लेक्चर वाइज, ठीक है ना, कम से कम जितना आप पढ़ाई देख रहे हैं वीडियो, इन सभी को आप याद करके ही दूसरे लेक्चर या तीसरे लेक्चर या नेक्स्ट अपने लेक्चर में आएँ, जिससे कि और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि पार्ट 3, ये तो लेक्चर 2 है ना, लेक्चर 3 जब आप देखने आएंगे तो आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 1 का सभी कुछ आपको दिमाग में फिट होगा, याद होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक है, आप जाइए वहां से क्लिक करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। हाँ, यदि आप क्लास 10th की स्टूडेंट हैं और आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री का PDF नोट्स चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों का PDF नोट्स ओनली 99 रुपये में दिया जा रहा है। टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स आपको दिया जाएगा। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देंगे। पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा, तो आपको तुरंत आपके PDF नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।